के चैनल के साथ और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त जसलीन कौर। आज के इस एपिसोड में जिस खास पर्सनालिटी के साथ आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूं, आपको बता दूं कि एक रिनोड मशहूर फिल्म मेकर है जो कि पुंछ के बफलियाज इलाके से रहते हैं और आज इंटरनेशनल लेवल तक जो है अपनी फिल्म से जो है लोगों का दिल जीत रहे हैं। मैं बात कर रही हूं तारिक खान की। तो चलिए आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे तारिक खान, जो इस वक्त जम्मू में अपने एक ऑनगोइंग प्रोजेक्ट की शूटिंग कर रहे हैं। आज उन्हीं के सेट पे जाएंगे और उनसे जानेंगे उनके अब तक के सफ़र के बारे में। तो चलिए ले चलते हैं उन्हें। खास मेहमान से आपकी मुलाकात करवाते हैं जो कि प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर तारिक खान हमारे साथ है। तारिक खान, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तारिक ये जानना चाहूँगी, कभी सोचा था इस मुकाम तक पहुँचेंगे? बेसिकली क्या होता है कि इंसान ना जब शुरुआत करता है तो पता नहीं होता है कि आपने कहाँ पहुँचना है। और अभी भी मैं ऐसा नहीं है कि हम कहीं पहुँच गए हैं, अभी भी हमारा सफ़र जो है वो जारी है। अभी भी हम लोग तो बहुत सारी चीज़ें जो सोची हैं वो भी करनी है, अभी उसी दौड़ में लगे हुए हैं। हमारा यह है कि आप काम करते रहो, फिल्में बनाते रहो, और उसके बाद फिर जो बेसिकली मेकर है ना, मेकर बहुत भूखा होता है। वो एक अवार्ड लेता है फिर कहता है उससे अच्छा काम करो। एक फ़िल्म बनाता है फिर उसके बाद, जैसे हमारी बहुत सारी फिल्में हैं, तो हम हमेशा चाहते हैं एक फ़िल्म के बाद ना एक अच्छी फ़िल्म। ऐसा नहीं है कि आपने कोई एक अच्छा प्रोजेक्ट बना दिया तो आपकी जो मंजिल है या आपका जो एक मकाम है कि कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे हर दिन आपकी स्ट्रगल है। आपको हर दिन ये है कि एक प्रोजेक्ट अच्छा करने के बाद फिर आपको दूसरा जो है वो उससे और ज़्यादा बेहतर करने की कोशिशों में इंसान लगा रहता है। अगर बात करें, अगर आज जब इस प्रोफेशन में नहीं होते तो ऐसा कौन सा प्रोफेशन होता है जो आप चूज़ करते हैं? अगर हाँ, मैं ऐसे सच बताऊँ, मैंने कभी ऐसा कुछ सोचा नहीं और मुझे भी नहीं कुछ लगता है कि इस प्रोफेशन जो है ना मेकर के बगैर, फिल्म मेकर के बगैर में कुछ और होता। शायद कुक अच्छा होता है मैं, क्योंकि मैं खाना बहुत अच्छा बनाता हूँ सबके लिए, हमेशा कहता हूँ तो मैं वो, लेकिन कुक नहीं, वैसा कुछ नहीं होता, बट मैं खाना बहुत अच्छा बनाता हूँ, ये सच है। अच्छा, अगर घर में बात करें तो किस तरह आपकी ये इंस्पिरेशन हुई कि मुझे इस लाइन में जाना चाहिए? कि घर का बैकग्राउंड वैसा था या घर में कुछ? बेसिकली मेरे जो घर का बैकग्राउंड है वो सब फिल्म से नहीं जुड़ा हुआ है, बट मेरे अंकल राइटर थे। फारूक? हाँ जी, हाँ, वो राइटर थे, तो वो लिखते थे, तो हमें भी कभी ना कभी उनसे ये था कि हाँ लिखते हैं। और उसके बाद जब थोड़े से हम बड़े हुए 10th 11th में, तो मैं और मेरे फ्रेंड राहत काज़मी जो हैं, हम मिले एक स्कूल में, तो हमारी दोस्ती हुई। तो हमारी पुंछ में ही थे? हाँ, पुंछ में ही थे, सोनूकोट में थे। तो हम दोनों की एक ही सोच थी कि हमें फिल्म मेकर नहीं बनना है, बट हमारा एक आइडिया है कि हम एक फ़िल्म बनानी है। तो वो फिल्म की उस सोच में कि हमें फ़िल्म बनानी है, बट बनाएंगे कैसे? तो उस ज़माने में ना VHS होते थे, और वो भी पूरे पुंछ में एक मेंढर में एक कैमरामैन था जिसके पास वो कैमरा था। तो वो फिल्म हमने बनाने की उस शिद्दत में सब लोगों को इकट्ठा किया, हमारे 4-5 दोस्त इकट्ठे हुए, वो फिल्म हमने बनाई जिसका नाम ज़ारिले नाग था। तब आपकी उम्र कितनी हुई? नियर अबाउट में 15-16 साल का सब था। हाँ, मैं अभी, लेकिन वो फिल्म जिस हालात में हमने बनाई है, और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, शायद मैंने बहुत बार बताया कि उस फिल्म में 96 में ना एक मिलिटेंसी का इतना बड़ा दौर था कि हमारे सारे नौजवान जितने लोग थे वो किसी और दिशा पे जा रहे थे। तो हम लोग ना, टीवी बंद हो गई थी, आप फिल्म नहीं देख सकते थे आपके घर में, जिसके घर में टीवी था वो बंद थी, VCR सब बंद था। तो अब हमें फ़िल्म बनानी थी, तो हमने सोचा यार पैसा कहाँ से आएगा? तो हम लोग ना सबसे कंट्रीब्यूशन इकट्ठी कर रहे थे, तो हमें आइडिया आया आर्मी के पास चलते हैं। तो अब यकीन मानिए कि आर्मी के पास जाना, मैं समझ लो कि आपका
नेक्स्ट टू कि आप दूसरे दिन बच नहीं पाओगे। क्या होता था कि आपके घर में रात को 2 लोग कि भाई आप आर्मी में क्यों गए हो, आर्मी की कोई CID कर रहे हो या क्या है। तो हम लोगों ने सोचा, कुछ ऐसा सोचा ही नहीं था। हम सीधा एक CEO के पास पहुँचे और वो अपनी चेयर से खड़ा होके उसने सल्यूट किया। कहता है यार तुम कहाँ से पैदा हुए हो, यहाँ तो लोग मैं किसी और दिशा में जा रहे हो और इस हालात में आप फिल्म बनाने का सोच रहे हो। लोगों के घर में टीवियाँ बंद हो गई हैं, लोगों को फिल्म देखना बंद कर दिया है और आप लोग कहते हो कि हम फिल्म बनाएंगे। तो उस बंदे ने अपने कुछ ऑफिसर बुलवाए और उनको बोला कि ये देखो ये लड़के आए हैं, मैं इस अभी ऐसे लोग भी हैं जो इतने क्रिएटिव हैं, लोग किसी और जगह पे जाना चाहते हैं, कोई मिलिटेंट बनना चाहता है, कोई कुछ। तो वो एक वैसे क्या था कि एक लहर ही ऐसी थी। तो हम लोगों को फिर उन्होंने कंट्रीब्यूट थोड़ी सी जो उन्होंने देना था दिया। उसके बाद फिर वो फिल्म हमने बनाई। तो उसके बाद फिर सोचा ही नहीं कैसे हम लोग निकलते रहे। हम लोगों का ये था कि बस चलते रहे, रास्ता बनता रहा कि मतलब ये फिल्म बनाने वाला कीड़ा उसी उम्र से ही था कि जी। कुछ ना कुछ इस तरह जी, से बिल्कुल। बनाना ही है। तो आगे फर्दर हायर स्टडीज़ की बात करें तो फिर आपने जम्मू से की या सारी एक्चुअली क्या हुआ कि जब तक ये फिल्म बनाने का कीड़ा नहीं था तो पढ़ते थे हम। अच्छा। बट उसके बाद जब फिल्म बनाई तो मैं कॉमर्स में पुंछ में एक स्टूडेंट था ओके। पूरी क्लास में। और मुझे आज भी याद है, एक एग्ज़ाम था तो हमें किसी ने चंडीगढ़ में बुलाया कि भाई एक छोटी कोई शॉर्ट फिल्म बना रहे, आप आ जाओ। तो मैं वहाँ से भाग के घर वालों को मैं बोला ही नहीं एग्ज़ाम है, तो मैं चंडीगढ़ चला गया। अब एक स्टूडेंट था मैं, अगर मैं फेल होता हूँ तो जो मेरा प्रोफेसर था वो बेचारा लेक्चरर, उसकी वो पे वे कुछ कम हो जाती है। तो उसने मेरी जगह किसी और को बुला के मेरा एग्ज़ाम करवाया। ओके। क्योंकि एक स्टूडेंट कैसे मैं उसका 0% रिजल्ट चला जाना था। तो बट मैंने क्या किया कि 11th-12th फिर वहीं चंडक से की। उसके बाद फिर आगे लगे रहे, कभी मौका ही नहीं मिला कि भाई सोचा ही नहीं। अच्छा, उस वक्त फैमिली सपोर्ट कर रही थी जब आप, क्योंकि तब Basic- पेरेंट्स को होता है पढ़ाई पढ़ाई। मेरे फादर साहब ने, मैं उनको ये था कि भाई तुम्हें इंटरेस्ट किस चीज़ में है। तो कभी उनको लगा ही नहीं, मुझे ऐसे प्रेशर नहीं पड़ा कि नहीं तुम्हें इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, या जैसे मेरे फादर साहब जो थे उनका बिज़नेस था, मेरे ब्रदर मैं बिज़नेस में, कंस्ट्रक्शन का बिज़नेस है, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर है। तो उन्होंने कभी फोर्स नहीं किया। उनको ये पता चल चुका था कि नहीं ये इसमें जाना चाहता है, तो उनकी पूरी सपोर्ट थी कि ठीक है करो। बट उनका एक मानना था कि जो भी काम करो ईमानदारी से करो, और शिद्दत से जब तक आप नहीं करोगे, ईमानदारी से नहीं करोगे, तो कोई काम किसी भी जगह पे आप सक्सेस नहीं हो। तो घर वालों की ये ज़रूर सपोर्ट थी, कभी कुछ प्रेशर नहीं था कि नहीं आपने, मैंने इतने स्ट्रगल करते थे यहाँ से दिल्ली जाना, बॉम्बे जाना, आना, अप एंड डाउन। और ऐसा तो होता नहीं कि आप एक बार बॉम्बे चले गए, एक बार दिल्ली चले गए तो आपकी सारी चीज़ें पूरी होगी। तो वो हमेशा हमारा अप डाउन रहता था। वो सारी सपोर्ट घर वालों की थी, फाइनेंशियली सपोर्ट थी घर वालों की। और सबसे बड़ी बात ये थी कि कभी उन्होंने रोका नहीं। मैं कह रहा हूँ फाइनेंस सेकेंडरी चीज़ होती है, बट क्या है ना कि आपको पहले सपोर्ट में सपोर्ट हो जाए कि अगर आपको कोई बोले आपने ये काम करना ही नहीं है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उसमें हम बड़े लकी थे कि घर वालों ने कभी ऐसा नहीं किया कि नहीं आपने जाना नहीं है। तो वो एक सबसे बड़ी बात थी मेरे लिए, मेरी फैमिली की, मेरे ब्रदर की, मेरी मदर फादर सब की, वो सपोर्ट तो मेरे साथ रही है। अच्छा, उस मोमेंट की बात करें जब आप लाइमलाइट में आए थे, सारे प्रोजेक्ट्स आपने किए, तो वो मोमेंट कोई यादगार जो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहते हैं? हमने बहुत सारा काम पहले किया, दूरदर्शन के लिए, ETV उर्दू के लिए किया। 2013 से हमने अपनी होम प्रोडक्शंस आइडेंटिटी कार्ड से हमने शुरू किया, जिसमें सौरभ शुक्ला जी थे, टिया वाजपेयी की अभी भी 90-20 उसकी हिट हुई थी उन्हीं दिनों में, और रघुवीर यादव जी थे, बहुत अच्छे एक्टर थे। तो वो फिल्म जब रिलीज़ हुई तो मैं अपनी मेरी मदर को थिएटर में लेके गया था। तो मुझे वो बड़ा अच्छा लग रहा था कि भाई हम लोग जो सोचा था हमने कि भाई हम फिल्म बनाएंगे और हमारी फिल्म जो है वो थिएटर में रिलीज़ होगी। तो वो एक बहुत अच्छा मोमेंट था मेरे साथ। मेरी मदर थे, मेरे कुछ और लोग थे, तो हम लोगों ने जाके वो फिल्म देखी और मुझे ऐसे लग रहा था कि जो हमने सोचा था आज वो सपना जो है वो पूरा हो रहा है। बिल्कुल, प्रोड्यूसर भी हैं, एक्टर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, तो कितना मुश्किल रहता है जब अपने करेक्टर में होते हैं, एक्टर में, और जब एज अ प्रोड्यूसर या डायरेक्टर काम करते हैं? हाँ, मैं सच बताऊँ, एक्टर का जो काम है ना बहुत मज़े वाला है। आपको सेट पे आना है, किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं है, आप बैठे हैं आराम से, आपको सब चीज़ें प्रोवाइड हो रही हैं। और एज ए प्रोड्यूसर टेंशन है,
सब कि कुछ आपको देखना हाँ सब कुछ देखना, आपको एक्टर को भी देखना है, आपको यूनिट को पूरी को देखना है, तो प्रेशर रहता है। और जैसे अभी मैं डायरेक्ट भी कर रहा हूँ, तो उसमें क्या होता है ना कि आपके ऊपर डबल प्रेशर हो जाता है। आपको क्रिएटिव काम भी करना होता है, फिर आपको जो अदर्स फाइनेंशियली चीज़ें हैं वो भी देखनी होती हैं, तो डबल प्रेशर हो जाता है। बट हम लोग उसको बहुत स्मूथली कर लेते हैं, किसी चीज़ को कभी प्रेशर समझते ही नहीं है। जब आप काम को परेशानी समझेंगे तो फिर वो काम नहीं होता, तो हम इंजॉय करते हैं उसको, तो कभी पता भी नहीं चलता है हमारा काम कैसे निकल जाता है। अच्छा, एज अ कैरेक्टर कोई ऐसा कैरेक्टर जो आपके दिल के सबसे ज़्यादा करीब हो? मैंने मंटूस्तान फिल्म की है। मंटूस्तान फिल्म में मेरा एक कैरेक्टर है राम सिंह, और मेरा सामने वाला जो दो दोस्त होते हैं उसका जो लास्ट का मेरे लास्ट, अगर आप सब लोग देखेंगे मंटूस्तान, तो मंटूस्तान में ना एक लास्ट सीन है मेरे मरने का। और मेरा बेसिकली बोथ साइड, एक मेरा दोस्त पाकिस्तान में चला जाता है, मैं इंडिया में रहता हूँ, और गलती से गोली लग जाती है मुझे। तो उसमें जो वो लास्ट मरने वाला सीन है ना, उसमें मैं सच में मैं उस सीन में रोया भी था। मुझे गोली लगी होती है और मैं दोस्त से उस गोली जब लगी है तभी मिलता हूँ, बहुत सालों के बाद मिलता हूँ। तो मुझे गोली का दर्द नहीं होता है, ये दर्द होता है कि यार आज इससे मिला हूँ और आज मेरे पास टाइम नहीं है, मैं ये लास्ट मोमेंट है, लास्ट मोमेंट में मिला हूँ मैं उसे। और तब मैं उसे कहता हूँ कि देख मेरा पेट्रोल कितना है मेरी गाड़ी में, मैं अब मेरे अंदर कितना ब्लड बचा है, मेरे पास टाइम नहीं है। तो वो रोता है, चिल्लाता है कि नहीं ऐसा मत बोलो। तो वो एक बहुत ही मेरा करेक्टर में ना यादगार वो रोल है, वो बल्कि उस पूरी फिल्म में, हाँ सच में वो है बिल्कुल। और बात करें एज अ प्रोड्यूसर, जिस तरह से आप लगातार काम करें एज अ डायरेक्टर प्रोड्यूसर, कई बार ज़िंदगी में ऐसा होता है कि बड़े सारे चैलेंजेस होते हैं किसी भी मुकाम तक पहुंचने के लिए। कभी इस दौरान, इस जर्नी में ऐसा लगा हो कि भाई ये नहीं हो पाएगा, या कुछ इस तरह लो फील कर रहे हो, या इस तरह का पूरी जर्नी में ऐसा कोई मोमेंट? पूरी जर्नी में पता नहीं कितनी बार हमने लो फील किया होगा। और मैं फिर किस तरह से अपने आप को मोटिवेट क्या है कि मैं बताऊं कि जैसे क्या है ना, आप कहते हैं कि आपके साथ में जब तक कोई अच्छे लोग होना तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आती है। मेरी फैमिली से बड़ी अच्छी सपोर्ट रही है, तो पहली बात तो वो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई है ऐसी। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि थैंक्स गॉड 1 डे से लेकर आज तक मेरे दोस्त जो राहत काज़मी है, हमने सारे काम इकट्ठे किए हैं। वो डायरेक्टर थे तो मैं उसमें प्रोड्यूसर था, हमने जितने भी काम सारे किए हैं, तो वो सारे काम इकट्ठे किए। और जब कभी मैं लो फील करता हूँ, मैं उनको फ़ोन करके वहाँ बात कर लेते हैं, या फिर कभी वो लो फील करते हैं तो मैं उनसे बात करता हूँ। और सबसे मज़े की बात, सच्चाई ये बताता हूँ कि हमें कभी ना इनसिक्योर फील नहीं करते। हम कहते हैं हम लेके क्या आए थे। जब हमें लगता है कहीं कोई फिल्में नहीं बनेगी, यहाँ पे कुछ नहीं होगा, तो हम अपने वहीं पुंछ में जाके गांव में ना एक अच्छी ज़िंदगी बसर करेंगे। मैं कह रहा हूँ उससे अच्छी ज़िंदगी है नहीं है। बट क्या है कि दुनिया की इस रेस में इंसान भागता रहता है, तो कोई किसी चीज़ से हमें कंपटीशन नहीं है। थैंक्स हमें यह है कि देखो हमारी जितनी फिल्में हैं, इंटरनेशनल बहुत सारे अवार्ड्स हमने लिए। कांस में दुनिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल है, वहाँ पे हमारी फ़िल्म का प्रीमियर हुआ है, बल्कि दूसरी लायंस का हमारा वहाँ पे प्रीमियर हुआ। फिर उसके बाद और कुछ फिल्मों के हमारे पोस्टर रिलीज़ हुए। तो हमारे लिए वो एक लोगों का ड्रीम होता है कि भाई कांस फिल्म फेस्टिवल में आपका जाना या फिर वहाँ पे काम करना। तो वहाँ पे हम मेरे ख्याल में पिछले 2017 के बाद कंटिन्यू आज तक जा रहे हैं। तो अब कुछ ऐसा नहीं है कि भाई वहाँ कंपटीशन नहीं है, काम करना है। अभी भी हम लोग, मैंने आपको अभी कहा है कि हर फिल्म के बाद ना एक अच्छी फिल्म बनाने का मेकर को होता है कि ये फिल्म बनाई, अब इससे मैंने और अच्छा कंसेप्ट और अच्छी मेकिंग करेंगे। वो चीज़ अभी भी है। बट ऐसा नहीं है कि भाई आपका कोई प्रेशर आएगा, ये नहीं होगा फाइनेंशियली तो हम ख़त्म हो जाएंगे। तो वो उस चीज़ से हम लोग, ऐसी कहीं प्रॉब्लम आई तो हम एक दूसरे से बात करके ना भाई बिल्कुल, जो एक अपने पॉजिटिव अप्रोच की बात करें, जिस तरह आपने कहा लेकर के आए हैं, तो बहुत अच्छी बात है कि इतने बड़े मुकाम तक पहुंचने के बाद भी जो एक पॉजिटिव अप्रोच लेकर जो आप चल रहे हैं, तो आगे भी इसी तरह से करते रहेंगे। तो लगातार हम इस वक्त तारिक खान हमारे साथ हैं और उनकी जर्नी पर बात कर रहे हैं, तो आगे भी उनकी जर्नी के बारे में जानेंगे। जहाँ पर तारिक खान की जर्नी के बारे में हमने बात की, तारिक खान अब एज अ सेलिब्रिटी बात करें, इतनी ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग भी है आपकी, इंस्टाग्राम पे बात करें काफ़ी ज़्यादा एक्टिव भी रहते हैं। पर्सनली अगर बात करें तो इंस्टाग्राम खुद हैंडल करते हैं या आगे कोई? खुद ही करता हूँ। खुद ही।
जब एक सेलिब्रिटी बन जाता है तो बहुत कॉन्शियस भी हो जाता है कई बार सोशल मीडिया यूज़ करते हुए। तो इंस्टाग्राम में जब भी कोई पोस्ट या लाइव आते हैं तो वो कॉन्शियसनेस रहती है कि भाई बड़ा बन ठन के ही पोस्ट करना है या सोच समझ के कुछ इस तरह? नहीं, मेरा पोस्ट एक्चुअली, मैं आपको सच बताऊं तो सोशल मीडिया में मेरा सिर्फ एक ही मकसद रहता है कि अगर मैं इस काम से जुड़ा हूं तो आपने देखा भी होगा, तो मैं सिर्फ काम को लेके ही बात करता हूं। अदरवाइज़ क्या है ना, मेरी पर्सनल लाइफ को मैं वहाँ पे नहीं करता हूँ। नहीं, मेरे आप फेसबुक पे देखोगे या फिर आप इंस्टाग्राम पे देखोगे तो मेरा पर्सनल कभी कुछ नहीं होता है। अगर मेरी फिल्म का शूट हो रहा है तो मैं पोस्ट करता हूँ, मैं किसी फेस्टिवल में गया हूँ तो मैं पोस्ट करता हूँ। तो मेरी पर्सनल जो इंटरनल लाइफ है, मैं ये समझता हूँ कि उसको मुझे लोगों को नहीं बताना चाहिए। बाकी शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, बट मैं अपनी पर्सनल लाइफ को कभी शेयर नहीं करता हूँ। ठीक है। और इसके साथ साथ अगर बात करें कि जिस तरह से बहुत सारे इस तरह के नेगेटिव कभी कमेंट्स भी आते हैं, तो उन चीज़ों को आप किस तरह से हैंडल करते हैं या किस तरह से देखते हैं? अब हमारे देश में, पूरी दुनिया में इतने लोग हैं तो आप सबको कभी खुश भी नहीं कर सकते हो और ना ही सबकी आपकी सबके हिसाब से आप चल भी सकते हो। तो जब बहुत सारे हमारी जब फिल्में आती हैं तो बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, आपने ये अच्छा किया, फिर कई बार ये भी आता है ये चीज़ अच्छी थी बट उसके साथ ये चीज़ अच्छी नहीं थी। तो ऐसा बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो रहती हैं। फिर भी हम लोग उसको पॉजिटिव लेके चलते हैं कि आप कितने लोगों को आप सेटिस्फाई नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। इसके बाद अगर बात करें जिस तरह से सोशल मीडिया, कोरोना के वक्त हमने देखा कि OTT प्लेटफॉर्म काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं OTT प्लेटफॉर्म है, तो OTT प्लेटफॉर्म को आप किस तरह से देखते हैं? OTT ना एक पूरा चेंज लाया है। मैं आपको बताऊं कि जैसे कोविड आया ना, तो कोविड के बाद लोगों ने OTT देखना स्टार्ट किया बिग स्क्रीन से। हाँ, तो उसमें हमारे लिए OTT बहुत फ़ायदेमंद था क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारी फिल्में बनाई थी और OTT के आने से हमारी बहुत सारी फिल्में OTT पे आई और हमने OTT को बेची हैं, हमारा बिजनेस भी अच्छा हुआ। और प्लस लोगों को ना घर में ही बहुत सारी अच्छी चीज़ें देखने को मिली हैं। आप नेटफ्लिक्स देखेंगे, अमेज़ॉन देखोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें घर में बैठे बैठे, जो वहाँ दुनिया भर का सिनेमा जो है वो आप घर में आराम एक मोबाइल में देख सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो हम लोग कई बार सोचते थे यार एक ईरानियन फिल्म है कैसे देखेंगे या कोई और अच्छी फिल्म, तो आज की डेट में उससे बड़ा फिल्म मेकर को भी फ़ायदा हुआ है और लोगों को भी ना बड़ा अच्छा लगता है कि आपके पास एक दो ऐप में आप दुनिया भर का सिनेमा लेके चल रहे हो, तो उससे बड़ा फ़र्क पड़ा है। जहाँ पर प्रशासन की हमने बात की कि जो सपोर्ट उनकी तरफ से भी होनी चाहिए, जिस तरह से प्रमोट करना चाहिए, वहाँ कहीं ना कहीं कमी ज़रूर है। जम्मू कश्मीर के लोगों की बात करें, क्या उनकी तरफ से प्यार में तो कोई कमी नहीं है? देखिए, हमारे जम्मू कश्मीर के सच में भी बहुत अच्छे लोग हैं। कहते हैं ना खंड मीठे लोग डोगरे तो यही अच्छे, पूरा जम्मू कश्मीर बहुत अच्छा है। हम कई बार किसी घर में शूट करने जाते हैं ना, तो अगर कोई एक चीज़ हमें नहीं मिलती है तो वो दूसरे घर से उठा के लाते कि अरे यहाँ से मिल गई है। तो ये प्यार मिलता है। प्रोफेशनल ऐसा नहीं है वो शूट कर रहे हैं चलो जाओ हमें क्या लेना देना है। तो हमारे लोग बहुत अच्छे हैं, हमारा कल्चर बहुत अच्छा है। और स्पेशल जम्मू कश्मीर के अंदर ना एक गुलदस्ता है, अभी पता नहीं क्या हो गया हमारे लोगों में, पॉलिटिशियनों ने हमें डिवाइड किया। यहाँ पे डोगरे हैं, यहाँ कश्मीरी हैं, यहाँ गुज्जर हैं, यहाँ पहाड़ी हैं। इतना रिच कल्चर है लोगों के पास। आप अगर कहीं दूसरी कंट्री में जाएंगे, कहीं जाओगे तो आपको एक ही कल्चर मिलेगा। तो हमारे पास बहुत एक ही घर में बहुत सारा कल्चर है और वो हमारा प्यार है जो अभी हम लोग उसको डिवाइड कर रहे हैं गुज्जरों, पहाड़ी, कश्मीरियों के नाम पे, डोगरों पे नाम पे, जो हमें नहीं करना चाहिए। अब हमारी यही पहचान है, हमें इस प्यार को ना बांध के रखना चाहिए। तो हम उस मामले में भी बहुत अच्छे हैं कि हमारे पास कल्चर बहुत अच्छा है, हमारे लोग बहुत अच्छे हैं। मैं कह रहा हूँ जम्मू कश्मीर की हर चीज़ बहुत अच्छी है। बिल्कुल, जैसे हम फिल्म इंडस्ट्री की बात करें, पंजाब में है, बाकी जगहों की बात करें, तो ऐसे अगर जम्मू कश्मीर की बात करें या फिल्म पॉलिसी को लेकर बात करें, तो आपको क्या लगता है कि क्या चीज़ है जो अभी भी कहीं ना कहीं उस चीज़ में पीछे रह रही है? जब पहली बार मैंने सुना कि फ़िल्म पॉलिसी यहाँ पे जम्मू कश्मीर में आ रही है, तो मुझे बहुत सारे फ़ोन आए जो हमारे जम्मू कश्मीर के फिल्म मेकर हैं कि उनको भी खुशी हुई और मुझे भी खुशी हुई। मैंने कहा अब शायद जम्मू कश्मीर एक पैरेलल इंडस्ट्री खड़ी हो जाएगी। और वो हमारे जो फिल्म मेकर हैं उन्होंने कोशिश भी की। अभी हाल में यहाँ पे जो जम्मू कश्मीर के फिल्म मेकर थे उन्होंने 4-5 फिल्में बनाई, 1-2 रिलीज़ भी हुई, एक डोगरी हुई, कुछ और हुई, और मैं उन फिल्मों को स्पेशली देखने के लिए भी गया। लेकिन कहीं ना हमारे फिल्म मेकरों, जितने भी फिल्म मेकर्स हैं, उनके अंदर एक दर्द है, कोई बोलना नहीं चाहता है या कहीं सुनवाई नहीं है। पिछले 3 साल से जो फिल्म पॉलिसी बनी है वो सिर्फ कागज़ों में रह गई है।
ज़मीनी सतह पे ज़मीनी सतह पे अभी तक कुछ नहीं हुआ जो हो जाना चाहिए था। मुझे लगता है वो सिर्फ एक उन्होंने पेपर में अनाउंसमेंट करना था, एक नेगोशिएशन, ठीक है भाई कि ऐसा आमिर हो खान रहा है। आया और ये हम कर रहे हैं, या तो उनको पूरे हिंदुस्तान को बताना था कि हम कश्मीर में कुछ कर रहे हैं, तो वो वहीं पे था। अभी तक उसका कुछ नहीं हुआ। पहले हमें परमिशन फिर अच्छी तरह से मिलती थी, अब इतना घूम के, अब यकीन मानिए उनकी वेबसाइट आज काम नहीं कर रही है। अगर हमें परमिशन के लिए जाना पड़ता है तो वो वेबसाइट बंद है। तो वेबसाइट को उन्होंने अभी तक मेंटेन नहीं करके रखा है, तो वो बाकी चीज़ें तो बहुत दूर की हैं। तारिक खान जी की अब तक की जर्नी के बारे में तो हमने बात की, अब हम पर्सनली भी उनसे जानना चाहेंगे कि जब आप फ्री होते हैं तो अपने लिए क्या करना चाहते हैं, इसको छोड़कर, काम दाम को छोड़कर? मुझे ना खाना बनाना बड़ा पसंद है, वो भी स्पेशल नॉन वेज। ओके, मिर्ची कौरमा बनाना बड़ा पसंद है, यखनी तो बनाना। मुझे लगता है फिर आपके यूनिट वालों को तो कई बार आपके हाथों का बना हुआ मैंने बहुत बार, अगर आप मेरे यूनिट में पूछोगे तो मैंने बहुत बार खाना बनाया है। मैं नली नहारी बहुत अच्छी बनाता अच्छा, हूँ, वाह। मिर्ची कौरमा बहुत अच्छा बनाता हूँ। और सच में भी ये, जैसे आपने बोला ना कि आपके यूनिट को, और पूरे शूट में एक दिन तो ऐसा होता है कि जिस दिन मैं खाना बनाता हूँ और सब लोग खाते हैं। ये मैं, कोई ऐसा शूट ऐसा होगा नहीं जिसमें मैंने एक बार खाना नहीं बनाया होगा और मेरी यूनिट ने खाना नहीं खाया होगा। तो मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छी बात है कि जिस तरह, और फेवरेट कोई डिश या ऐसा? नॉन वेज में मैं बता रहा हूँ पूरा वाजवान ही, बट जैसे मिर्ची कौरमा मुझे बड़ा पसंद ओके, है, और यखनी पसंद है, मिर्ची कौरमा पसंद है, ऐसी नली नहारी मुझे बड़ी पसंद है। और मैं कई बार ना कहीं रेस्टोरेंट में जाता हूँ, अगर कहीं कुछ खाया मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा तो मैं वहाँ के शेफ़ को या कुक को बुला लेता हूँ। हम लोग लंदन में थे, हम लोग शूट कर रहे थे, तो एक पाकिस्तानी का रेस्टोरेंट था, तो वहाँ मैंने उससे बोला क्या क्या बनाते हैं, उसने बोला नली नहारी बनाते हैं। तो मैंने नली नहारी वहीं से सीखा, हमने खाई, और हमारे साथ कोई 20-25 लोगों का यूनिट था, तो मैं सबको लेके गया। मैंने कहा आज हम यहाँ पे खाएंगे, और सच में भी बहुत लजीज, बहुत अच्छा था। तो ऐसे मैं जहाँ जाता हूँ तो वहाँ मैं रहता है मुझे कि यार अच्छा ये नॉनवेज में ये चीज़ कैसे है, ये जो अच्छी लगती है मैं पूछ लेता हूँ, और मुझे मज़ा भी आता है सीखने में कि भाई अगर तुम खाना चाहते हो, जब टेस्ट हो ना तो फिर बंदा बनाता भी है। तो मैं जहाँ जाता हूँ, जिस रेस्टोरेंट में गया, कहीं गया, बहुत सारी चीज़ें तो डिस्कवर करता रहता हूँ। चलो ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, कभी ऐसे वक्त मिल पाता है सुकून का जो अपने घर जाकर अपने पेरेंट्स के साथ वक्त बिताते हो कभी, या लास्ट टाइम कब गए होंगे? नहीं, मैं क्या, मेरा जो मैक्सिमम टाइम है मैं अपने मदर फादर या अपने बच्चों के साथ, घर वालों के साथ बताता हूँ, जाता हूँ जब, तो फिर वहाँ पे कोई वैसी बात नहीं होती है। जब उनके साथ होता हूँ तो फिर वही घर ही होता है। तो ऐसा कभी कि घर वालों की शिकायत आई हो, भाई हमें भी टाइम दे दो, वक्त दे दो? बहुत बार होती है, बहुत बार होती है। जैसे 5-5, 6-6 महीने शूट करते हैं तो टाइम नहीं मिलता है, और फिर आप क्या है कि भाई शूट कर रहे हैं, शूट पे जा रहे हैं, 4 महीने पहले से तैयारियां शुरू हो जाती हैं, जैसे शादी की तैयारी होती है, शूट करना है, ये चीज़ वो चीज़, लोकेशन, परमिशंस, एक्टर, सब, आपकी कास्टिंग, कौन आ रहा है, तो उसमें बिज़ी, फिर आपका शूट में बिज़ी। अच्छा, शूट में ये होता है कि आपको 12 बजे रात को फ्री हुआ तब वो टेंशन, सुबह गए तब, तो वो कहीं कहीं रहती है, बट बीच में कवर कर लेते हैं। फिर वो जो कुछ दिन फ्री होते हैं तो वो फिर लेकिन पूरे घर वालों के लिए ही होते हैं। अच्छा, तो तारिक जी, एज अ एक्टर मैं अगर बात करूँ, बहुत सारे लोगों के साथ आपने काम किया, रेनॉल्ड, कोई फेवरेट आपका हो, या हो कि कभी उस एक्टर या एक्टर के साथ काम करना चाहते हैं, कोई ऐसे फेवरेट? बहुत सारे किए हैं। मैं बताऊँ कि जब हमने आइडेंटिटी कार्ड बनाई ना, तो उसमें सौरभ शुक्ला जी थे, तो मैं भी उसमें ना एक छोटा सा करेक्टर किया है मैंने, तो मैं भी उसमें एज ए एक्टर उनके साथ मेरे सीन थे। तो मेरे लिए ये बड़ी बात थी कि इतने दिग्गज मंजे हुए एक्टर और राइटर भी हैं, थिएटर भी करते हैं, तो बड़ी बड़ी फिल्में भी कर चुके थे। तो उनसे मैंने छोटी छोटी बहुत सारी टिटबिट सीखी एज ए एक्टर, क्योंकि मैं उसको NSD या किसी एकेडमी से सीख के गया नहीं हूँ। हमारी यही जर्नी रही है कि हम लोग सीखते सीखते हमारी वो NSD हो गई, अपने आप में एक स्कूलिंग हो गई है। तो उनके साथ जब आप एक्टिंग करो तो काम करो ना, तो अब अलग मज़ा आता है। रघुवीर जी के साथ मेरे सीन थे, तो वो अपने आप में एक समुंदर हैं। आज भी ऑफिशियली मैं इतने बड़े बड़े एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी भी कहते हैं कि अगर आज मैं यहाँ हूँ तो रघुवीर यादव की वजह से हूँ। तो उनके साथ जब काम करते थे, वो पहली बात यही होती थी, यार बस एक्टिंग करना छोड़ दो तो आप अच्छे एक्टर हो। मैं आपके माइंड में जब आप एक्टिंग करते हो ना,
तो सब खराब हो जाता है। तो अब जितना नेचुरल आप कर सकते हो उतना करो। मैं देखो कितना इंसान को कूल रहना पड़ता है और एज अ प्रोड्यूसर डायरेक्टर वो पूरी चीज़ें देखनी पड़ती है। आपको सच में बहुत कूल रहना पड़ता है। और जो आपके सराउंडिंग में लोग होते हैं ना, अगर आप उनको फैमिली की तरह ट्रीट नहीं करोगे तो फिर वो लोग भी ना प्रोफेशनल तरीके से ट्रीट करके चले जाते हैं। तो हमारे सबसे अच्छी बात यह है कि हम जितना यूनिट है वो सब फैमिली की तरह है। और अगर आप हमारे शूट पे देखेंगे तो आपको लगेगा नहीं कि कोई आर्ट डायरेक्टर है, या सब करते हैं, लेकिन कई बार हमारा आर्ट डायरेक्टर हमें खाना बना के खिलाता है। जैसे हमारा कैमरामैन है पिंकू, वो भी कई बार कहता है सर आज मैंने चिकन बनाना है। हमारे एक आर्ट डायरेक्टर थे, वो बोलते थे सर मैं एक दिन उन्होंने उठा बोले मैं चना पूड़ी बहुत अच्छा बनाता हूँ। तो वो जो है ना, आपके उन लोगों के साथ वैसी बॉन्डिंग होनी ज़रूरी है। तो कई बार झगड़े ये सब चीज़ें ये तो नॉर्मल लाइफ में है, क्योंकि हम लोगों का 6-6 महीने जब शूट होता है ना, तो सब लोग बीच में से थोड़ी सी इरिटेशन हो ही जाती है। तो हम उन लोगों को ना अपने बिल्कुल फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं, तो फिर बहुत अच्छा टाइम निकल जाता है। तो फिल्म मेकिंग के साथ साथ अगर बात करें तो तारिक खान लगातार सोशल एक्टिविटीज़ में भी नज़र आते हैं, सोशल अवेयरनेस की भी बात करें और एक एनजीओ भी चला रहे हैं। तो तारिक जी उस बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए मेरी ये एनजीओ तो मुझे लगता है ये 99 में ही मेरे माइंड में आइडिया था कि कुछ सोशल वर्क करेंगे हम। और मैं पॉलिटिशियंस में, मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी एक्टिव रहा हूँ 10-12 साल, एज ए यूथ प्रेसिडेंट काम किया मैंने। फिर वो मेरी एनजीओ जो थी, हम लोगों का ये था कि यार आपको ना ज़िंदगी में हर इंसान का एक मकसद होता है कि आप अपने लिए कमाते हैं, आप अपनी शोहरत के लिए, फिर आपकी मजबूरी है आप अपनी फैमिली या आपके जो सराउंडिंग में लोग होते हैं उनके लिए करते हैं। तो एक मेरे अंदर था कि हम कभी किसी के काम आ सकें। तो तब से 2002 में मैंने वो रजिस्टर्ड हो गई हमारी सोसाइटी एक्ट के अंदर। और तब से जितनी हमारी कोशिश है कि कभी मौका मिले तो सोशल काम हम करते रहते हैं। तो उसमें जैसे हमने बहुत सारे कुछ बच्चे जो लिए हुए हैं, जैसे स्कूल में, तो मेरे जितने सराउंडिंग में फ्रेंड हैं, तो किसी को कहता हूँ भाई 1 साल की पूरी फीस तुम इस बच्चे की दे दो। तो ऐसे कुछ बच्चे हमने अडॉप्ट किए हुए हैं। या फिर हम कई बार साइंस के ऊपर बात करते हैं, जैसे हमारी एनजीओ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत सारा काम करती है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, बिल्कुल जैसे पुंछ के एंडिंग, आपके लेह लद्दाख में जहाँ पे कोई जाता नहीं है, भद्रवाह लास्ट, वहाँ पे जाके बच्चों को हमारे दिल्ली से अच्छे साइंटिस्ट हम हायर करके, तो बच्चों से आमने सामने, बच्चों का सपना होता है कि कोई साइंटिस्ट सुना होता है, तो वो आमने सामने जब बात करते हैं तो ऐसी एक्टिविटी वो हमारी ये साथ में वहाँ रहती है। तो ये मेरा पर्सनल था कि भाई इसके बाद अगर कोई ऐसा अच्छा काम हो तो वो सोशल में काम हम कर सकें। तो वो एक हमने प्लेटफॉर्म बनाया था। बहुत ही बढ़िया काम आप इसमें भी कर रहे हैं। तो जाते जो आज का आपका शूट चल रहा है उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे, जो प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है? अभी ये बेसिकली एक म्यूज़िक वीडियो है जो हम कर रहे हैं, और ये मेरे ख्याल में बहुत जल्दी हम किसी अच्छे प्लेटफॉर्म पे इसको रिलीज़ करेंगे। तो ये हमारा एक ऐसा है कि मेरे कुछ साथी थे जिन्होंने मुझे बोला कि सर अभी बेसिकली क्या है कि टाइम नहीं था, बट उन्होंने बोला एक गाना वाना शूट करके ही दे दो। तो उसकी वजह से ये आज हम शूट यहीं पे कर रहे हैं, जम्मू में कर रहे हैं। और यहाँ हमें शूट करने से ये है कि अपने एक्टर, अपने लोग, अपने टेक्नीशियंस सब आते हैं, हमें भी मज़ा आता है, सब एक्टर मिलते हैं तो और ही खुशी हो जाती है। तो बस ये है कि हमारी कोशिश रहती है अपने स्टेट में काम करें, अपने स्टेट में शूट करें। तो आज का गाना है, मैं कह रहा हूँ, मैं अभी आप भी आइए और देखिएगा कि कैसे शूट होता है, आपको आइडिया हो जाएगा। आज देखेंगे आप कितने एक्टर्स हैं हमारे जम्मू के, शायद कुछ ऐसे फेज़ हों जो आपने देखे भी नहीं हो। बहुत अच्छे एक्टर हैं मेरे ख्याल में। आज हमारे डांसर वांसर कुल मिला के 50-60 तो एक्टर्स आएंगे, तो आप भी तब तक देखिएगा। तो बिल्कुल तारिक, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए, और यही उम्मीद करेंगे आप आगे भी इसी तरह बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लेकर आएँ और जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करें। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू। तो ये हमारे साथ आज के सेलिब्रिटी तारिक खान हमारे साथ थे। अगले हफ्ते फिर से मुलाकात होगी एक नए सेलिब्रिटी के साथ। तब तक के लिए मुझे और कैमरा पर्सन सुनील को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।